Good evening. Good evening. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. So, how are you? कैसे हैं आप लोग? Sir, we are fine. What about you? Yeah, I'm also fine, beta. अच्छा, मेरा ऑडियो क्लियर है बेटा? आवाज एकदम क्लियर आ रही है? जी Yes, sir. ओके बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी हमने किया था, तो रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम भी किया हमने और शायद अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम भी किया है। इज इट? यही किया ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. इसमें बेटा कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, अगर आपने ट्राई किया है, कुछ भी अगर क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं। आपने प्रॉब्लम ट्राई किए हैं? प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपसे? सर बहुत सारे तो ट्राई नहीं किया पर थोड़े बहुत ही किए हैं। अच्छा, हो रहे हैं लेकिन? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी में ही ना एक सब टॉपिक होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग बॉडीज, राइट? तो आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं, ठीक है? राइट? जी सर। चलिए, तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या। जैसे मान लो, चलो मैं यहाँ एग्जांपल एक बार टॉपिक ही लिख देते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज, ठीक है? तो टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो, अगर मान लो कोई एक पार्टिकल A है, कोई B है, and the A is moving towards right with the velocity 5 meter per second and B is moving towards left with the velocity 2 meter per second. तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो जिस रेट से कम होगा, ठीक है ना, जिस रेट से कम होगा that will be called as velocity of approach, ठीक है? तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the particles की बात करने जा रहे हैं। तो what is exactly velocity approach? तो लिख लेते हैं velocity of approach, although we are saying it's velocity but it is a magnitude of it actually, है ना? magnitude में इंटरेस्ट हमें यहाँ पर। तो velocity of approach is the magnitude of the relative velocity of the particles along the line joining the two। अब ये बहुत सिंपल केस लिया मैंने, दोनों इसी लाइन के अराउंड एक्चुअली मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में आप जैसे पहले तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, राइट? तो राइट वाला अगर मैं प्लस आई ले लूं, लेफ्ट वाला माइनस आई ले लूं, है ना, तो आप क्या लिख पाएंगे? बी ए माइनस बी बी लिखना पड़ेगा हमें वेक्टर में, और ये आपका 5i है, ये आपका माइनस एंड देन माइनस 2i है, तो ये आ जाएगा 7i। सो द मैग्नीट्यूड इज 7। यानी ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं विद द मैग्नीट्यूड 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा पहला केस लिया मैंने। और अगर दूसरा कोई केस लें, जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है वो मूव कर रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से एंड बी इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो इस केस में दोनों के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है? तो चलिए वी ए रिस्पेक्ट टू बी क्या बोलेंगे हम? वी ए माइनस बी बी। तो ए जो है 5i है और ये आपका फिर से 2i है, तो इस बार 3i आ रहा है, यानी 3 मीटर पर सेकेंड रेट से द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद दिस मच ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है? क्लियर है? अब एक हम जनरल केस ले लेते हैं कि मान लो ये ए है और ये मूव कर रहा है 5 से और एंगल है इसका θ1 विद द लाइन जॉइनिंग द टू, एक्चुअली ये बी है, तो दोनों को पहले ज्वाइन कर दो और बी का मान लो एंगल है θ2 एंड द मैग्नीट्यूड इज अगेन
2 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार जो वेलोसिटी अप्रोच है, सीधा मैं लिख देता हूँ, जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो ए का क्या होगा 5 cos थीटा 1, और जो बी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा 2 cos थीटा 2। एंड दिस टाइम सीधा भी ये लिख रहा हूँ, वेलोसिटी अप्रोच वो हो जाएगा 5 cos थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा 2। तो दरअसल हमें समझ में आया कि वेलोसिटी अप्रोच ये कांसेप्ट है, ये टर्म है, उसका मतलब क्या है। तो जो दो पार्टिकल्स हैं उनका जो लाइन जॉइनिंग है वो किस रेट से डिक्रीज करती है, दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो चलिए इन तीनों एग्जांपल्स को पहले नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया है डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एंड देन विल अप्लाई इट, है ना। कुछ केसेस हैं, स्टैंडर्ड से केसेस हैं, तो देखते हैं कि क्या है। तो चलिए पहले यहाँ से नोट करें। ये लिख लिया बेटा आपने, फर्स्ट पेज लिख लिया? लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चा। नो सर। आराम से लिखना है एकदम, और समझ के, और कोई क्वेश्चन रेज करना है तो उसे भी करिए। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे हमने -2 इसलिए लिया है क्योंकि वो -x वाले डायरेक्शन में है। या हो गया सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, तो a का जो वेलोसिटी है वो प्लस x के अलोंग है, इसलिए मैंने उसको लिया 5y, और जो b का वेलोसिटी होगा वो माइनस x के अलोंग है, इसलिए मैंने लिया -2y। बिल्कुल ठीक है आपने, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। और बाकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालना आता ही है, पर अभी हमें एब्सोल्यूट रिलेटिव वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। ये इंपॉर्टेंट है इस बार। चलिए यहां तक नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो ये भी आप एग्जांपल है, तो नोट कर लीजिए। सेकंड केस, इफ द टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम लाइन देन व्हाट विल डू। और अगर सेम लाइन भी नहीं है ना, कुछ जनरल कुछ भी एंगल है लाइन से जो जॉइन दोनों को कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है वो भी आप नोट कर लें। डन। नो सर। सर मुझे ये थर्ड वाला थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया। थर्ड वाले में क्या है कि ए और बी दोनों जो हैं, पहले तो आप देखो ए और बी को पहले स्पॉट करो। तो ये मैंने बना लिया ए एंड बी, ये समझ में आया? यस सर। सेकंड स्टेप क्या है, ए और बी को ज्वाइन कर दो, लाइन, है ना, लाइन जॉइनिंग द टू। और अब देखो कि जो ए का जो वेलोसिटी है उस लाइन से कितने एंगल पर है। तो जरूरी है ना जीरो एंगल पे हो, अलोंग द लाइन, जरूरी तो नहीं है ना। तो हो सकता है किसी थीटा एंगल पे है, थीटा 1, मे बी द एंगल इज 30, मे बी 45, मे बी 60, राइट। तो इस लाइन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, 5 cos थीटा 1 ही होगा। देखो कंपोनेंट दिक्कत, although vertical component भी है, but we are not interested in the component which is perpendicular to this line actually। हमें इस लाइन के अलोंग ही चाहिए कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है। तो ए का क्या हो गया 5 cos थीटा 1। आई होप ये कंपोनेंट तो समझ में आ रहा है कि कैसे आया। अच्छा बी का जो एंगल है, भाई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और जो ये लाइन है ए बी लाइन, इससे कितना एंगल पे है, ये थीटा 2 पे है। तो लाइन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा 2, कुछ ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब जो वेलोसिटी अप्रोच अभी तक जो हमने समझा वो क्या था कि जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है उसकी लेंथ किस रेट से कम हो रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ठीक है, तो पीछे वाला पार्टिकल फास्टर है, मान लो 5 cos थीटा 1 इज ग्रेटर, तो ये लेंथ कम हो रही होगी, तो किस रेट से कम हो रही है, तो 5 cos थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा 2। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो दोनों का जो डिफरेंस है इसे हम कहने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस। ठीक है, डन। जी सर। यस सर। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं इस कॉन्सेप्ट पे वो क्या है। तो प्रॉब्लम 1, तो यहाँ पे आपको समझना है कि टॉप व्यू देखना है हमने, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, यानी जो भी मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ वो रेगुलर पॉलीगन होने वाले हैं, यानी या तो वो इक्वल साइड्स के ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या वो स्क्वायर होगा, या वो रेगुलर पेंटागन होगा, या वो रेगुलर हेक्सागन होगा। तो दीज आर द केसेस व्हिच आर जनरली आस्क्ड, ठीक है ना। तो यहाँ समझो कि 3 बॉडीज हैं, 3 पार्टिकल हैं ए बी एंड सी, ठीक है, 3 आपको लिखे कार्स हैं मान लो, अब टॉप हेलीकॉप्टर व्यू देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो नीचे आपको दिखेगा ट्रायंगल है, ट्रैक है, और 3 कार हैं ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब वहां पे हमने क्या किया, स्टार्ट किया, एकदम फायर किया, और ए ने बी की तरफ चलना शुरू किया v स्पीड से, बी ने सी की तरफ चलना शुरू किया v स्पीड से, और सी ने ए की तरफ चलना शुरू किया v स्पीड से। क्या मतलब है, कंडीशन ये है कि ए को अपना वेलोसिटी हमेशा किसकी तरफ रखना है, बी की तरफ। अगर बी वहीं रुका रहता तो ए को क्या करना था, इसी रेड लाइन के अलोंग, यानी ट्रायंगल के अलोंग चलना था, बट बी तो आगे हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, ए को अपना स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा एक बी की तरफ, और बी का क्या है कंडीशन, उसे सी की तरफ जाना है, और सी को क्या करना है, उसे ए की तरफ जाना है। यानी टॉप से अगर देखें तो हमें दिखेगा द ए विल फॉलो दिस पाथ, ऐसे 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 ऐसे, एंड बी विल फॉलो दिस पाथ, दिस कर्व्ड पाथ, एंड द सी विल फॉलो दिस पाथ, एंड बाय सिमेट्री दे विल मीट फाइनली एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, जो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है ना, वहां पे मिलने वाले हैं, सेंट्रॉइड पे मिलने वाले हैं। पहले इसको विजुलाइज कर लो, अच्छे समझ लो क्या हो क्या रहा है। मान लो 3 एक ट्रैक है, ट्रायंगुलर ट्रैक, और टॉप से हम देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हम लोग नीचे देख रहे हैं, और 3 कार्स हैं ए बी एंड सी। तो कंडीशन क्या है कि ए के ड्राइवर को क्या करना है, उसे बी की तरफ चलना है हमेशा, जहां उसे बी दिखेगा उसे स्टीयरिंग उधर ही कर देनी है, यानी उसकी वेलोसिटी का जो स्टेट है उसको लाइन को ज्वाइन करोगे तो बी से पास होना चाहिए, राइट। और बी के लिए कंडीशन क्या है, उसे सी के अलोंग चलना है, और सी को क्या चलना है, ए के अलोंग। तो होगा क्या कि ड्यू टू सिमेट्री कुछ देर बाद ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, है ना, किसी भी टी टाइम के बाद मान लेते हैं। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, बट साइड छोटी हो चुकी होगी। पहले साइड अगर ए है, मान लो पहले साइड क्या है, स्मॉल ए, तो कुछ देर बाद कुछ कम हो जाएगी। हो सकता है आपसे पूछें कि आफ्टर व्हाट टाइम द साइड बिकम्स a by 2, राइट, मे बी दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड, पर जनरली जो पूछते हैं पहले मैं वो पूछूंगा, बाद में इसके और पार्ट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो जनरली ये पूछा जाता है कि भाई कितने टाइम के बाद ए बी सी आपस में मिलने वाले हैं, आफ्टर व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू कोलाइड, है ना। ये सी है, सेंटर है कोई, या ओ कह देता हूँ इसे, तो ओ पे ये तीनों के तीनों एक साथ आने वाले हैं ड्यू टू सिमेट्री, है ना। ऐसा तो है नहीं ना ए पहले आके पहुंच जाएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में आएगा, बिकॉज तीनों के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो दे 3 विल कम एट ओ एट द सेम टाइम, ठीक है ना, इस बात को समझेंगे, एक ही वक्त में तीनों को आना है, कोलिजन करना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा ये गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है ना। और ये इवन पूछ सकते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज a by 2, if the initial distance is a, then what is the final distance, what is the time after the distance a by 2, right। but मैं फिलहाल a by 2 वाली बात बाद में पूछूंगा, अभी फिलहाल मेरा पहला सवाल ये है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू मीट। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस हाँ जी सर। बच्चा बोलो, तो है ना। तो लैंग्वेज, ब्राउन हाँ पॉइंट बोलो बोलो बेटा। लगाए थे, ब्राउन वाले जो ब्राउन वाला का मतलब है कि कुछ देर बाद ए जो है यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं A1 पोजीशन कहता हूँ, कुछ देर बाद बी यहाँ पे आ चुका है, इसे B1 पोजीशन कहता हूँ, और सी कुछ देर बाद यहाँ जाता है, इसे मैं C1 पोजीशन कहता हूँ। यानी कुछ टाइम के बाद
ये तीनों के तीनों कार्स जो हैं, ए बी और सी कार जो हैं, वो मुझे A1 B1 और C1 पे नजर आने वाली है। पहले इसे समझो, अच्छे से विजुअलाइज करो, ठीक है ना। एक ट्रैक है ट्रायंगुलर, तो तुम हेलीकॉप्टर बैठ के देख रहे हो ऊपर, बिल्कुल है ना। तुमने मान लो फायर किया या किसी ने भी किया, ए चल पड़ा V से B की तरफ, B चल पड़ा V से C की तरफ, और C चल पड़ा A की तरफ विद स्पीड V, ठीक है ना। कंडीशन उनकी ये है कि वो अपने स्टीयरिंग व्हील मोड़ सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ए को हमेशा अपने डायरेक्शन क्या रखना है, टुवर्ड्स बी, और बी को क्या रखना है, टुवर्ड्स सी, और सी को क्या रखना है, टुवर्ड्स ए। इस बात को पहले अंडरस्टैंड करिएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि ए को जो फॉलो करना है पाथ, वो कर्व्ड पाथ होगा, ठीक है, वो कर्व्ड पाथ होगा, वो ये वाला पाथ होगा, ये ब्लू वाला, और जो बी का पाथ होगा वो ये वाला कर्व्ड पाथ होगा, और जो सी का होगा वो ये वाला कर्व्ड पाथ होगा। तो किसी भी टाइम पर, अभी वो ओ पे पहुंचे नहीं है, बीच में कहीं है, ठीक है ना, तो मान लो मैंने ब्राउन कलर का A1, ब्राउन कलर का B1 और ब्राउन कलर का C1 बना दिया, यानी एट एनी टाइम T these three particles are at A1 A2 and C1, A1 B1 and C1। क्या ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि किसी भी इंस्टेंट पे जब मैं एक A1 B1 इनको जोड़ूंगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, बट अभी साइड छोटी हो चुकी होगी इसकी, और धीरे धीरे ट्रायंगल छोटा छोटा होते 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 फाइनली क्या होगा, ओ पे आके मर्ज हो जाएगा, यानी साइड उसकी 0 हो जाएगी, है ना। ट्रायंगल बचेगा नहीं, मतलब तीनों पार्टिकल एक ही पॉइंट पे एक साथ आ चुके हैं और अब ट्रायंगल नहीं बचा, यानी ट्रायंगल की साइड 0 हो गई है। तो इनिशियल साइड क्या थी, स्मॉल ए, initial separation between any two particle is small a, right, and the finally 0. So after what time they are going to meet? So the question is clear, I think, है ना। सवाल तो समझ आ गया। अब बात आती है कि भाई ये वेलोसिटी अप्रोच यहाँ पे क्या रोल प्ले करने वाली है ना, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये समझो कि किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो इनिशियली, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली ए का जो वेलोसिटी है, बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इसे मैं किसी और ब्लैक कलर से, चलो ए की मैं बात करता हूं, तो ए का वेलोसिटी क्या होगा, इस रेड लाइन के अलोंग दिस v, और बी का क्या होगा, इस लाइन के अलोंग। और मैंने भी बताया था कि वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है, दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करके दोनों के एक तरफ उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनका, मतलब द स्पीड विच इज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। तो मैंने ए और बी को लाइन ज्वाइन कर दिया, रेड लाइन है, तो अब ये एंगल 60 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई डाउट मुझे है नहीं, है ना। तो ए तो इस लाइन के अलोंग ही चल रहा है, लेकिन बी इस लाइन के अलोंग नहीं है, तो उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, b cos 60, v cos 60। तो फॉर ए एंड बी मैं कह सकता हूं द वेलोसिटी अप्रोच इज v plus v cos 60 एंड cos 60 इज हाफ, तो ये हो गया v plus v by 2, दैट इज 3v by 2। क्या ये बात समझ में आई? तो va इज वेलोसिटी अप्रोच, ठीक है ना, बोल मैं वेलोसिटी रहा हूं बट मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं एक्चुअली। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड of the speed with which these two points are approaching each other. तो v आ गया 3v upon 2, and this is the rate at which these two points are coming up towards each other at this instant. और एक्चुअली किसी भी इंस्टेंट पे यही होने वाला है, क्योंकि जब भी आगे किसी टी टाइम के बाद ट्रायंगल बनेगा तो अल्टीमेटली ए और बी एक दूसरे की तरफ जो आ रहे होंगे वो 3v/2 से ही आ रहे होंगे, इस बात को समझना है। क्योंकि ट्रायंगल का साइड ए हो जाए या a/2 हो जाए, a/4 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, बनेगा तो ट्रायंगल ही, और ट्रायंगल बनेगा तो यही कंडीशन मीट करेगी। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो एक दूसरे की तरफ आएंगे वो 3v/2 से ही आएंगे। क्या ये बेटा क्लियर हो रहा है? एक और बार समझा दिया। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ना किसी भी इंस्टेंट पे वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं इनिशियल जब ए है साइड ऑफ द ट्रायंगल उस इंस्टेंट पे निकाल रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट ए और बी किस रेट से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब ये बोला जाता है किस रेट से आ रहे हैं, मतलब उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। इस लाइन को समझो, तो ए तो इस लाइन के अलोंग ही है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, बट बी इस लाइन के अलोंग ही है ना, बी तो सी की तरफ जा रहा है, बी तो सी की तरफ जा रहा है, तो उसका ये जो एबी वाली लाइन है इसके अलोंग तो नहीं है ना। तो ये एंगल कितना है, 60। और मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बी का फिर क्या लेने लेना है, कंपोनेंट, राइट। ये केस याद है ना, तीसरा वाला केस देखो ध्यान से, ये 5 cos थीटा 1 था और वो 2 cos थीटा 2 था, ठीक है ना। इस केस में
ए ऑलरेडी इस लाइन के अलॉन्ग है, तो थीटा 1 तो 0 है ना, तो v cos थीटा 1 यानी v cos 0 लेंगे तो वो तो v ही आएगा। बट b इस लाइन के अलॉन्ग नहीं है, वो इस लाइन से 60 डिग्री पे आगे जा रहा है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग दिस लाइन वो कितना होगा, v cos 60, दैट इज v अपॉन 2। और जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करता है, हम ऐड कर लेते हैं, ये भी मालूम है आपको, है ना। अवे जा रहे होंगे तो माइनस ही होंगे, लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो ऐड कर लेते हैं, है ना। जैसे 5 से इधर आ रहा है, 2 से इधर आ रहा है, मतलब दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर विद द रेट 7 मीटर पर सेकंड। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर, नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ, कर लो, नोट कर लो। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे इक्वेशन बनानी चाहिए, है ना। लेट्स सी दैट। सर कर लिया नोट। ओके बेटा, अंशिका आपने कर लिया? यस सर। चलिए ठीक है। अब हम लैंग्वेज में क्या लिखने वाले रहे हैं कि लेट द सेपरेशन between A and B at any instant is x, ठीक है। Then v यानी velocity approach is minus dx by dt। या माइनस क्यों है? Because the separation is decreasing with time, है ना। कैलकुलस में आपको ये मालूम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। y अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो dy by dx क्या होता है, नेगेटिव। एंड इफ द y is increasing function then dy by dx is positive, right? तो यहाँ पर क्या है कि va को मैं बराबर रखूंगा माइनस dx by dt के, तो ये x क्या था, उनके बीच का सेपरेशन एट एनी इंस्टेंट, और ये x क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। सो आई विल से कि va इज इक्वल टू माइनस dx by dt। दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम va की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, लेकिन आप पहले इसे नोट कर लें। सर मैंने कर लिया। शाबाश। अंशिका? सर थोड़ा सा बचा है। कर लो। सर डन। डन, ओके गुड। चलिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। तो va जो है वो माइनस dx by dt है, और जो va है वो 3v अपॉन 2 है ना। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, तो इसका मतलब 3v अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस dx by dt, राइट। और देखो स्पीड जो v है वो कांस्टेंट है, यानी ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v, है ना। स्पीड उनकी कांस्टेंट है। तो चलिए अब हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, है ना। वेरिएबल्स हमारे क्या है, x एंड t। तो ये मैंने dx लिख दिया और dt को मैं ले गया, यानी माइनस 3v by 2 इंटू dt, ठीक है ना। dt को मैं इधर ले गया तो dx हो गया माइनस 3v अपॉन 2 इंटू dt। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं द प्रॉपर लिमिट्स। तो लिमिट को पुट करना अच्छे से सीखना। लोअर लिमिट अगर मैं कहता हूँ 0, जब टाइम 0 था तो उनके बीच में सेपरेशन क्या था, x क्या सेपरेशन, तो इनिशियल सेपरेशन क्या था, स्मॉल a, यानी ट्रायंगल की साइड क्या थी, स्मॉल a। एंड फाइनली व्हेन द टाइम इज t, जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे सेपरेशन इज 0। भाई जब कोलाइड कर गए तो सेपरेशन तो 0 है। और यही अगर मैं कहता कि a से a by 2 पे कब आएंगे, तो मैं a से लिमिट क्या रखता, a by 2, राइट।
सिंपल है। तो अभी खैर कोलाइड करने का मुझे टाइम निकालना है, तो फाइनल सेपरेशन विल बी 0, है ना, इफ आफ्टर टाइम t दे आर गोइंग टू कोलाइड। तो अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे dx का इंटीग्रल क्या होगा, x लिमिट्स क्या होंगी, a से 0, लोअर लिमिट इज a एंड द अपर लिमिट इज 0, और राइट में क्या है -3v/2 तो होगा ही भाई, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रल क्या होता है t, और लिमिट्स आर 0 एंड t। तो फाइनली मुझे क्या मिला, पहले x को 0 पुट किया, फिर a, और ये आ गया -3v/2 इंटू t। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से जो t है सॉल्व होके वो क्या आने वाला है, t आने वाला है 2a/3v। तो दिस इज द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। एक सिंपल सी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब सिंपल सा ये कैलकुलस वाला रिलेशन बनेगा, एंड आप बहुत आराम से लिमिट्स पुट करके प्रॉपर ले आएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो टाइम आ गया 2a/3v। नोट कर लीजिए। फिर इसमें और क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सर मेरा हो गया, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ कोई बात नहीं। तो मेरा भी हो गया। ठीक है जी, चलो अदनान को आने देते हैं। तो ये टाइम है जिस टाइम के बाद ये पार्टिकल्स मिल गए हैं। ठीक है ना, क्या तुम सोचना शुरू कर सकती हो। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा जाता है कि भाई ये जो ए है पार्टिकल, उसने एग्जैक्टली जो पाथ फॉलो किया है, तुम हेलीकॉप्टर से देख रही हो, तो कौन सा पाथ है, वो ब्लू वाला, जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है। यानी एक्चुअली Yes, sir. है ना, ए तो इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग चलता हुआ ओ तक आया है, और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, और ना ये सर्कुलर है, ना ये कोई पैराबोला आई थिंक। ठीक है ना, बट हम इसकी लेंथ बतानी, लेंथ यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ए क्या होगा, या मे बी बी या सी, कोई तीनों का सिमेट्री से इक्वली आने वाला है। तो अगला पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल बिफोर कोलिजन। इसे नोट कर लो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल बिफोर कोलिजन। जी सर मैं आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हाँ, जो नेक्स्ट पार्ट बेटा हमें निकालना है, वो निकालना है कि अगर हम हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं तो ए एग्जैक्टली कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये ब्लू कलर वाला ए टू ओ, ये होगा ना, जो ए फॉलो कर रहा है पाथ, वो ये ब्लू कलर का लाइन है, कर्व्ड पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये कोई सर्कल भी नहीं है, ये कोई पैराबोला भी नहीं है ना। फ्रॉम द टॉप वी आर व्यूइंग कि ए एग्जैक्टली इज फॉलोइंग दिस ब्लू लाइन एंड कमिंग एट ओ, एंड सिमिलरली बी भी अपना पाथ फॉलो कर रहा है, सी भी कर रहा है। तो हमें इस पाथ की लेंथ बतानी है। पाथ लेंथ इज व्हाट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, बी और सी बिफोर कोलिजन, ये हमें निकालना है। तो इसे नोट कर लो, फाइंड द डिस्टेंस traveled by A before collision. लिख लिया सर। ठीक है जी, चलिए अब ये तो लिख लिया क्वेश्चन, अब करना कैसे ये भी थोड़ा देखें। यानी हम अब क्या निकाल चुके हैं, हम टाइम निकाल चुके हैं जिस टाइम के बाद ए ओ पर पहुंच जाएगा या बी ओ पे पहुंच जाएगा, राइट। अब बात आती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पार्टिकल क्या है।
तो कैसे करेंगे, किसी का अगर माइंड में आ रहा है तो वो शेयर कर सकता है। हाँ जी, अंशिका, अदनान, किसी को भी अगर ये पता लग रहा है कि हाँ जी ये करना है तो यू कैन शेयर। तो कभी भी ये मत भूलना कि हम कर क्या आने प्रॉब्लम है। हम हेलीकॉप्टर पे टॉप पे बैठे हैं, खड़े हैं, हेलीकॉप्टर मूव नहीं कर रहा, बस वहीं पे, और हम लोग देख रहे हैं, हम ए को देख रहे हैं आता हुआ अपने फ्रेम से। तो ए जो है ए पॉइंट से चला और ओ तक पहुंचा, है ना, फॉलोइंग दिस ब्लू कलर्ड पाथ, सिमिलरली विद बी, सिमिलरली विद सी। और हमें इस ब्लू कलर्ड पाथ का लेंथ बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बताना है। क्या माइंड में आता है, कैसे करें कैलकुलेट? अच्छा ये बताइए, ये जो ओ तक आया है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आया है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आया है? यूनिफॉर्म। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैंने खुद ही बताया कि भैया डिस्टेंस, ये जो भी इनका स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, इस यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू क्या है? डू वी नो द मैग्नीट्यूड? हाँ जी अदनान जी बताएं। जो ए मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, क्या हम उस यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू को जानते हैं? नहीं सर, इतना पता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो है भाई, मैंने एक सिंबल भी दिया शायद, मैंने कहा है कि दे आर मूविंग विद द स्पीड v। तो v क्या चीज है, उनका मैग्नीट्यूड ही तो है। भाई v का मैंने वैल्यू नहीं, मैंने ये नहीं बोला 2 है 5 है 4 है, बट मैंने ये तो बोला ना v है कि नहीं। हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि ए किस स्पीड से चलता हुआ दिखेगा मुझे। मैं हेलीकॉप्टर पे ऊपर हूँ, टॉप पे, मैं देख रहा हूँ नीचे ए को जाता हुआ, तो ए किस स्पीड से जाता हुआ मुझे दिखेगा? तो डेफिनेटली वी से। तो गिवन है सवाल में कि ए इज मूविंग विद द स्पीड वी एंड द बी इज मूविंग विद वी एंड द सी इज आल्सो मूविंग विद वी, कि नहीं? तो क्वेश्चन में गिवन था ना। हाँ वो तो गिवन, जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो वी स्पीड से मूव कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो वी नो द स्पीड। अच्छा, डू वी नो द टाइम कि ए ओ तक कितने टाइम में पहुंचेगा? हाँ सर, वो टाइम पता है ना, वी नो द टाइम ऑल्सो। तो जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला होता है भाई यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म देन स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है। जी है सर। ना। और डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, speed into time. So we know the speed, we know the time, so we definitely can find the distance from A to O. तो चलिए देखते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल कह सकते हो, ईच पार्टिकल इज, फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मुझे मालूम है v, टाइम मुझे मालूम है 2a/3v, तो v से v कैंसिल, सो आंसर इज 2a/3। क्या यही होगा, देखो ध्यान से, यही आ जाएगा ना। तो हमें करना क्या है, हमें स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई तो करना है। वी नो द स्पीड, वी नो द, याद रखना यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच की जरूरत नहीं है। टॉप से मैं क्या देखूंगा, मैं अगर ए को ही देख रहा हूँ तो मुझे जस्ट एक ही स्पीड नजर आ रही है, विच इज वी। मैं बी पर बैठ के ए को नहीं देख रहा, मैं अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ के ए को देख रहा हूँ। तो ए विल बी अपीयर टू मूव विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड एंड टाइम। वी और वी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और कैसे होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर v को, v मान लो क्या होता, तो v मान लो 10 होता और a मान लो 5 होता, तो 10 से 10 कैंसिल होता या नहीं होता? ऊपर भी 10 नीचे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 से 10 डिवाइड हो रहा है, मतलब कैंसिल होता या नहीं होता? हो जाता सर। ठीक है ना। तो जैसे 10 से 10 हो सकता है तो v से v भी कैंसिल हो सकता है। तो v को हमने मल्टीप्लाई किया 2a/3v से, तो v से v कैंसिल हो गया, तो आया क्या बेटा, 2a/3। तो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय a और मे बी b और c बिफोर कोलिजन। तो मेरे ख्याल से क्लियर है एकदम। जी सर। शाबाश।
तो यानी दो चीजें हमने बता दी, एक टाइम। अच्छा, अब इसी में मैं ये बोलता कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस a/2 या a/3 कब होगा, तो करना कुछ नहीं है, इस वाली इक्वेशन में लिमिट a से क्या पुट कर देंगे, जो भी गिवन है, a/2 है तो a/2, 2a/3 है तो 2a/3, व्हाटएवर, है ना, जो भी पूछते हैं कि हाँ भाई उनके बीच का दूरी कितना, इतने टाइम में कितना हो जाएगा, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? जी सर। चलिए अब इसमें तो और चेंजेस लेके आते हैं। मतलब चेंजेस क्या, मेथड सेम रहने वाला है। अगर मान लो यही स्क्वायर होता और इस बार 4 पार्टिकल होते, या रेगुलर हेक्सागन होता 6 पार्टिकल होते, या रेगुलर पेंटागन होता 5 पार्टिकल होते, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं सेकंड केस ले रहा हूँ स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अंशिका बेटा नोट कर चुके हो आप? यस सर। ये ना, क्लियर है ना ये? तो टाइम भी आ चुका है 2a/3 और डिस्टेंस भी आ चुका है बिफोर कोलिजन विच इज 2a/3। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जो आप बिल्कुल खुद करेंगे और बहुत जल्दी से कर लेंगे, कि प्रॉब्लम 2 है स्क्वायर की। तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी साइड क्या है, स्मॉल है। तो फिर से 4 पार्टिकल है, ए है, बी है, सी है और डी है, एंड ए इज मूविंग विद द स्पीड v टुवर्ड्स बी, और बी सी की तरफ, और सी डी की तरफ, और डी ए की तरफ, सही है। और इनका बीच का जो साइड सेपरेशन था इनिशियली वो स्मॉल ए था। तो स्मॉल ए के टर्म्स में बताना है, फिर से वही सवाल कि आफ्टर व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू मीट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल बिफोर कोलिजन। तो पाथ तो हम आराम से देख ही लेंगे, कर्व्ड पाथ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये ऐसा कुछ होने वाला है, और ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये कर्व्ड पाथ है, और O इज द सेंटर, एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना, जहाँ डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट है ये। चलिए फिर से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फाइंड टाइम आफ्टर विच collision take place, and second is distance moved by each particle before collision। चलिए तो सॉल्यूशन में सब पहला है, क्या निकालना होता है हमें सबसे पहले, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी इस बार? हाँ बेटा बोलो। इट इज तो 90 डिग्री से करेंगे ना? बिल्कुल सही, इस बार तो 90 डिग्री वाली बात है। तो ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ जो आ रहे हैं वो किस मैग्नीट्यूड से आ रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें? ए तो इसी लाइन के अलॉन्ग है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बी इससे 90 डिग्री पे जा रहा है, तो बी का जो कंपोनेंट होगा along the line joining AB क्या होगा, v cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, ठीक है ना। v+0 मतलब। हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छा वही मैं सोच रहा था कैसे लगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपने। हाँ इस बार ये v हो जाएगा, यानी अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने वाले हैं कितनी स्पीड से, v से, क्योंकि b का जो कंपोनेंट होगा along the line joining AB is going to be 0 as the angle is 90। तो ये आ गया इस बार v। अब आगे चलते हैं, देखो वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, वही सोचना है कि let at any time at any instant the distance between the two is x। ओके तो अब क्या लिखें, क्या कर सकते हैं इस बार, let x be the distance between the two at any instant। तो फिर v को क्या लिखना पड़ेगा, v हो जाएगा माइनस dx/dt, है ना, वेलोसिटी अप्रोच तो v है। तो फिर से क्या, फिर से हम जो है लिख सकते हैं कि हमारा जो dx है वो माइनस v dt है, लिमिट्स फिर रख देते हैं,
और जब 0 था तो सेपरेशन क्या था इनिशियल a, और जब टाइम t है और ये कोलाइड कर रहे हैं तो सेपरेशन क्या है 0, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा x, लिमिट्स विल बी a एंड 0, और ये माइनस v, और dt का तो t होता है, लिमिट्स है a 0 से t, तो हमें मिलेगा 0 माइनस a, और यहाँ मिलेगा माइनस v इंटू t, तो यहाँ से t आ गया a अपॉन v। तो ये वो टाइम आ गया जितने टाइम के बाद ये पार्टिकल्स, चारों पार्टिकल्स कोलाइड करने वाले हैं, है ना। सेम मेथड, एकदम सेम स्टेप फॉलो करने, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो उसे नोट करें और फिर मुझे बताएं कि इस बार डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पार्टिकल क्या है। डिस्टेंस a होगा। शाबाश, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है स्पीड एक पार्टिकल की v है, टाइम इस बार a अपॉन v है, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, सीधे सीधे स्पीड इंटू टाइम करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल इज स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड सीधा मैं v लिख देता हूँ, इसे a अपॉन v लिख देता हूँ, तो ये आपका यही आ गया। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो साइड फीट स्क्वायर की वही एक्चुअली डिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई है, यानी जो कर्व्ड पाथ था, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि अगर मैं ब्लू कलर से इस पाथ की बात करूं कि दिस इज द लेंथ फॉलोड बाय ए, ठीक है ना, तो ये जो कर्व्ड है पाथ, इसका भी लेंथ क्या आ रहा है, स्मॉल a के बराबर, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर। AO is equal to AB आ रहा है बेटा है। AO कितना, is equal to AB। हाँ बिल्कुल, AO जो है वो AB के बराबर है, बिल्कुल सही बात। तो आपसे जैसे एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, कोई ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं तो वो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली डिस्टेंस बोल देते हैं कि AO क्या AB के बराबर है, जैसे तुमने लैंग्वेज पुट की है, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में पुट करेंगे। तो अगर आपको केस पूरा पता होगा तो आप बता पाएंगे कि यस ये दोनों इक्वल हैं इस केस में, ठीक है ना। तो ट्विस्ट करके जैसे भी पूछें, अगर आपको पूरा केस क्लियर है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ये अंशिका बेटा आपका भी क्लियर है, देखो। यस सर। तो अभी तक हमने दो केस लिए, पहला था देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो उसमें जो है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। फिर हमने 90 वाला केस लिया, स्क्वायर वाला। अभी हम लेंगे रेगुलर हेक्सागन वाला, तो उसमें देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ डिफरेंट होगा, लेट्स सी क्या होने वाला है। तो प्रॉब्लम 3, तो यहाँ पर क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, बना लेते हैं। और पार्टिकल्स का कुछ नाम देते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F। और केस फिर से वही है, साइड तो स्मॉल a है एंड A is moving towards B, B is moving towards C, C is moving towards D, and D towards E, and then E towards F, ठीक है जी। तो ये इनका सेंटर एग्जैक्ट, ओके। तो टॉप से अगर देखेंगे तो फिर से वही दिखने वाला है कि A इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ आएगा, B इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे, C इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे, D इस पाथ को फॉलो करता हुआ लाइक दिस। इवन ये भी है तो ये भी, तो ये एग्जैक्टली हमें टॉप से दिखने वाला है। अगर हम हेलीकॉप्टर व्यू देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो वी विल सी कि सारे पार्टिकल जो हैं इस अपने अपने पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली ओ तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। सवाल फिर से वही रहने वाला हमारा कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच दे विल कोलाइड एंड आल्सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल, राइट। तो चलिए नोट कर लेते हैं, ले लेते हैं। फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच दे कोलाइड, second part, distance covered by each particle before collision। चलिए, तो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी अप्रोच क्या आने वाली है इस बार। V plus V upon 2। हाँ, तो क्या आने वाली है, v प्लस V upon 2 60 डिग्री होगा ना। ओके, सो आंसर इज यू आर सेइंग v by 2। नो सर,
ओके चलिए, अदनान ने कहा v by 2, V अनुष्का आप भी निकाल दो, देखो 3v हाँ, upon v नहीं Three. ये तो हमने, हाँ बोलो बोलो बोलो। 3v upon 2. अच्छा 3v by 2 कह रहे हैं आप, जी ओके चल देखते हैं कि वेलोसिटी अप्रोच बार क्या है ना। चार ऑप्शन हो सकते हैं, 3v by 2, v या v by 2 में भी। तो लेट्स सी, अंशिका आपका क्या जवाब है? अंशिका आप सुन पा रहे हैं बेटा? कैन यू हियर मी अंशिका? यस सर। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी इस बार? सर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में शुरू किया था। मेथड वही है बट वैल्यू क्या है आप बताएं। पहले केस में आया था v by 2 और सॉरी 3v by 2 और दूसरे केस में आया था v। तो अभी इस तीसरे केस में आपका आंसर क्या है? सर मैंने सॉल्व नहीं किया है। करो फिर, देखो कैसे आना है। ये डायग्राम है आपके सामने, तो आप नोट करें और मुझे बस ये बता दें कि v क्या है, क्योंकि बाकी स्टेप्स तो सेम होने वाले हैं, है ना। अदनान का आंसर है 3v by 2 आई थिंक, है। तो देख लेते हैं, मे बी 3 by 2 या कुछ और है, देख लेते हैं। चलिए खैर, इंटरेस्टिंग ये होगा कि हम ना क्या करें, ए बी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, अलग से बना लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये लाइन ए बी है, तो ए तो बी की तरफ जा रहा है बी से, लेकिन बी कहाँ जा रहा है? बी इधर जा रहा है। और ये एंगल कितना है? ये एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का ये थीटा। तो आपको मालूम है ना एक्सटीरियर एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन का? अनंत कितना होगा ये 120. एक्सटीरियर एंगल बेटा, जो मैंने ड्रॉ किया, देखो ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल मालूम है ना कैसे बनाते हैं? जैसे ट्रायंगल है मान लो एबीसी, तो अंदर वाले तो इंटीरियर है, एक साइड को एक्सटेंड कर दो, तो जो दूसरी साइड के साथ ये बाहर से एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये बोलते हैं ना। हाँ सर सॉरी 60. तो ये एंगल 60 है एक्चुअली। अब अगर ये 60 है तो भाई हम देख पा रहे हैं कि v का जो कंपोनेंट होगा वो इधर है, जो v cos 60 है, यानी कि v by 2 है। तो b भी अगर इधर जा रहा है और ये उसके पीछे v से आ रहा है ना, तो लाइन जॉइनिंग द टू, तो v क्या हो जाएगा हमारा? v माइनस v by 2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, मान लो आई डायरेक्शन में है, हाँ तो ये vi हो जाएगा दूसरा, तो आंसर आ जाएगा v by 2। ठीक है, तो 3v by 2 नहीं है, ये v by 2 है। क्योंकि देखो सबसे पहला केस क्या था, सबसे पहले केस में a इधर आ रहा था बट b इधर जा रहा था और ये एंगल 60 था, तो b का कंपोनेंट इधर आ गया था v by 2, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। 3v by 2 आ गया, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो नेट स्पीड जिससे वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वो आ गया था 3v/2। बट दिस टाइम b a से दूर जा रहा है v by 2 से, और a b की तरफ जा रहा है b से, बट वो फास्ट है, तो किस रेट से इनके बीच की दूरी कम होगी? तो आंसर इज v माइनस v by 2, दैट इज v by 2। आई होप क्लियर है। जी सर. चलिए, तो ये मैं जो साइड में काम है तो रब कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि va की वैल्यू आ गई है v by 2, तो लिख देते हैं कि va इज v माइनस v by 2, यानी कि v by 2, और बाकी सवाल तो सेम है, यानी फिर से लिख देते हैं माइनस dx by dt, यहाँ पे वेयर x इज सेपरेशन एट एनी इंस्टेंट, सेपरेशन एट एनी इंस्टेंट, है ना। तो वही जो हमेशा करते हैं हम लोग, तो dx आएगा इधर, तो माइनस v by 2 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो सेपरेशन ए था, जब टाइम t है तो सेपरेशन 0 हो गया है, तो यहाँ 0 माइनस ए एंड दिस इज माइनस v by 2 t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस टाइम t इज 2a/v। तो इतने टाइम के बाद इस बार
कोलिजन होने वाला है ना। तो हमें ये पता लग गया कि कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा। अब फिर से वही सवाल, डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पार्टिकल, कितना आ गया डिस्टेंस इस बार? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम तो करना है। तो चलिए डिस्टेंस कवर्ड को लिख देते हैं वही स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड इनटू 2a अपॉन v। तो v से v कैंसिल, सो द आंसर इज 2a, जी सर। है ना। ओ हाँ, तो इस बार डिस्टेंस आ जाएगा 2a। हो गया सर ये वाला। हो गया ना। अंशिका डन? यस सर। कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है, पर अच्छे से कर लो, नोट कर लो। और फिर हम एक स्पेशल केस यहाँ पे करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करते हुए हाउ टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के स्पेशल कुछ केसेस होते हैं, स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे दो तरीके से। एक कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। अच्छा, आप को मिनिमम मैक्सिमा आता है? मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस में यूज किया आप लोगों ने? इफ नो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, डोंट वरी। नहीं सर, नहीं आता, कोई issue मुझे नहीं नहीं। है। कोई बात नहीं, पर डिफरेंशिएशन तो sir. आता है ना थोड़ा बहुत, यू नो डिफरेंशिएशन अ बिट। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता नहीं आता? यस सर। है, अंशिका को आता है? अदनान बेटा है, आता है कि नहीं? ये थोड़ा बहुत बताया जाए। सर डिफरेंशिएशन था क्या? डिफरेंशिएशन जो होता है ना, dy by dx जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ये यूज हाँ किया आपने? जी आता सर, नहीं वो तो, आपने समझा दिया था। जो हाँ हम लोगों ने यूज भी किया है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा एक केस कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स, है ना। वो क्या होगा, लेट्स सी। तो ये कंप्लीट है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। अंशिका हो गया ये? सर डन। ओके, चलिए आते हैं अब अगले प्रॉब्लम पर। तो इसको हम हेडिंग रखते हैं, सर ये चैप्टर और कितने दिनों में खत्म होगा? बेटे अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया क्या? नो सर। अच्छा, हमने मोशन से स्टार्ट किया था ना। ओके, मैं वही सोच रहा था कि लॉज ऑफ मोशन मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया। देखो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी है ये तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी अभी, है ना। फिर इसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ्स आपने शायद किए होंगे। तो ग्राफ होते हैं, वो हमें कवर करना है। एक क्लास में वो हो जाएगा, मान लेते हैं एक क्लास में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ अगर कर लेंगे तो उसके बाद फिर चैप्टर क्लोज है, फिर उसके बाद तो हम लोग नया चैप्टर में जा सकते यस सर। हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने क्या किया, मोशन अंडर इन 1D का लिया था, मोशन ग्रेविटी पढ़ा, है ना। सीक्वेंस क्या रखी थी हम लोगों ने कि एवरेज वेलोसिटीज क्या होती हैं, है ना। और फिर हमने मोशन द ग्रेविटी केस किया था, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ गए थे, मोशन इन 2D पे आ गए थे, है ना। प्रोजेक्टाइल के बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे आ गए हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी के बाद फिर ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम भी होती है वैसे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो उस पर भी एक क्लास हम दे सकते हैं अगर आप है ना, कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए बात करें तो दो क्लास और चाहिए होंगी, अगर एक ग्राफ के लिए और एक कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम के लिए, दो क्लास में खत्म हो जाएगा, और फिर हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको कोई टेस्ट अनाउंस है, कुछ है, कोई इशू है, कोई एग्जाम आ रहा हो? यस सर। अब आज मंडे, अगले मंडे को मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। स्कूल में? यस तो सर। सिलेबस क्या था? तो पता नहीं, अभी तीसरे टीचर बदले जा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं पता क्यों क्या देंगे। नहीं तो चैप्टर्स क्या करवाए हैं, मतलब शुरू में यूनिट एंड डायमेंशन करवाया था क्या? यस सर, वो भी खत्म हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हो गया है, और मोशन इन प्लेन मतलब लास्ट में जहाँ जितना हम चल रहे हैं ना, बस उसके एक कदम पीछे है स्कूल में।
बहुत बढ़िया है, ये तो और भी बढ़िया है। हमें थोड़ा आगे ही चलना है बस, ठीक है ना, जिससे कि आप स्कूल में, बस ये है कि हमने यूनिट डायमेंशन नहीं किया, पर यूनिट डायमेंशन अगर करने की जरूरत होगी तो हम कर लेंगे, है ना, पर वो बहुत सीधा सब्जेक्ट होता है, मतलब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यस सर। बट इफ यू वांट तो मैं करवा दूंगा आपको, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग बस ये है कि ठीक है, स्कूल में आप परफॉर्म करें बढ़िया से, तो डेफिनेटली इस चैप्टर में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तो अच्छी बात है कि हम स्कूल से आगे हैं, है ना, और आगे भी कोशिश करेंगे इस तरीके से कि हम डेफिनेटली स्कूल से अहेड रहें, जिससे कि आपके स्कूल के एग्जाम टेस्ट जो भी हो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। चलिए तो आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो आगे है केस टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस using the concept of calculus and relative velocity। वैसे तो relative velocity की बात करनी है हमें यहाँ पे, पर उसे आप अप्रिशिएट तभी कर पाते हैं जब कैलकुलस मेथड से भी एक बार देख लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल केस है, आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा वैसे। ओके, एक काम करते हैं, कुछ नोट मत करना, मैं आपको थोड़ा बेसिक सी कुछ बता देता हूँ, है ना, कुछ आपको थोड़ा सा मे बी कैलकुलस बताना बनता है एक्चुअली, क्योंकि बिना उसके फिर आप कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अभी कोई नोट नहीं करना, ठीक है, मैं इसको रब कर दूंगा बाद में, बस आपको समझना है। जैसे मान लो y और x प्लॉटिंग तो की आप लोगों ने 9th 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, प्लॉट किया था, आपको मालूम है। क्वाड्रेटिक में तो पैराबोला बनता है, ये भी मालूम है आपको, इवन याद है यस ना, सर। क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है, और लीनियर इक्वेशन होती है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ये भी मालूम है आपको। तो मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, यानी y और x को प्लॉट करें और ये ग्राफ बन जाए, है ना, तो ये मीनिंग तो क्लियर होता है ना, ग्राफ कैसा है, मतलब अगर मान लो हमें x1 y1 कोऑर्डिनेट मिल जाए, फिर x2 y2 मिल जाए, x3 y3 मिल जाए, हम इन्हें प्लॉट कर लें और फिर फ्री हैंड से ज्वाइन कर दें, तो जो भी कर्व हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बिटवीन y एंड x, है ना, दिस मच वी नो, ठीक है जी, पता है हमें। हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात तो समझना है कि dy by dx जब हम निकालते हैं, dy by dx होता क्या है बेसिकली, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, आप में से किसी को पता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अगर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, सपोज दिस इज अ पॉइंट P, राइट, और कुछ भी इक्वेशन है, मान लेते हैं कुछ भी है, क्या है, ओके क्या हो जाएगी, 5x² + 2 ही मान लेते हैं, चलो ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dy dx, तो आपको मालूम है कि 5x² का डिफरेंशिएशन क्या आता है, अदनान बताना जरा, 5x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? फाइव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये जो पहला टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? आपको ध्यान नहीं लगता फॉर्मूला, कोई बात नहीं, जस्ट मैंने इससे पूछा कि अगर नहीं पता तो बता दूंगा, और कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए अंशिका तुम बताओ, तुम्हें आइडिया है कि 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? नो, नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस बोल देना है कि सर ये नहीं बता, बस बाकी मेरा काम है, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। लेकिन आपको बस ये देखना है कि हाँ यार मुझे आता है या नहीं आता है एटलीस्ट, क्योंकि अगर नहीं आता होगा, मैं कुछ बता रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा ना। तो आपको बस ये बताना है कि दिस पार्ट यू नो और नॉट। तो मुझे डू यू नो अंशिका जी, 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना आता है? सब थोड़ा अब थोड़ा आता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था, तो याद नहीं है। चलो ठीक है, अभी याद नहीं है, ओके। अदनान तुम्हें कुछ याद है या बताया जाए थोड़ा? नहीं सर। चलो मैं बता रहा हूँ। पहले तो हम ये समझे कि अगर कोई मान लो कुछ भी ऐसा होता है, ये 5x² + 2 है, कुछ भी है मान लो, है ना, ये तो पता है ना, कोई मतलब एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो x को जैसे मैंने 1 पुट किया सपोज, तो y क्या आ गया, 5 + 2 यानी 7 आ गया, ये मालूम है हमें। और मैंने 2 किया सपोज, तो y क्या आ गया 5 × 4 + 2 दैट इज 22।
क्या ये क्लियर है? यस सर। अरे भाई ये क्या आ गया, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ चलिए। तो अब हम प्लॉट कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लो, जैसे आपको याद होगा ना प्लॉटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, यहाँ वाई ले लेते हैं, कुछ है ना, ऐसे टेबल बना लेते हैं, आपको याद होगा। x1 अगर 1 था तो y क्या आ गया था हमारा 7, x अगर 2 है तो y आ गया 22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्लॉट करना हमें आता है। जैसे पहला पॉइंट है मान लो 1,7, ठीक है, मान लो 1,7 हमें ये मिल गया, है ना, 2,22 कुछ हमें ये मिल गया, सिमिलरली कोई तीसरा मिल गया, कोई चौथा मिल गया, पांचवा मिल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड से इन्हें ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को, एंड वी गेट द ग्राफ। क्या मेरी ये बात क्लियर है एकदम? ये तो मैं 10th तक भी किया हुआ है। वापस समझा दो। वापस बताना है? जी। ओके, देखो अगर मान लो मेरे सामने कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, y बराबर है 5x² + 2, डन। अब मुझे इसका ना ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो कैसे बनाते हैं ग्राफ? हम एक टेबल बनाते हैं पहले, याद होगा टेबल? वैल्यूज डालते हैं हाँ चेक करने के लिए कि इक्वेट हो रहा है कि नहीं। हाँ 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 राइट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x को 1 पुट कर दिया अपनी तरफ से, और करस्पॉन्डिंग y निकाल लिया सॉल्व करके, जो क्या आया 7 आया। x को 1 पुट किया तो क्या आया 7 आया ना। 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1,7 जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन दिस कर्व। जो भी मैं कर्व ट्रेस करने वाला हूँ उस पर ये लाई करेगा, ये पॉइंट उसका सॉल्यूशन है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको। क्या सर, समझ गया पूरा, वो थोड़ा पहले कंफ्यूज हो गया था, अब समझ हाँ गया। हाँ, तो ये तो 10th में पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, तो ये तो याद आ ही जाएगा आपको। तेरी तो अच्छा 9th 10th में पड़ा हुआ है। राइट राइट राइट। अच्छा अब, हाँ राइट, और फिर हमने सेकंड पॉइंट पुट किया, x को 2 पुट कर दिया हमने, तो भाई आ गया 22। इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ही हम 5-6 पॉइंट ऐसे ढूंढ लेंगे, जैसे ये आ गया P1, ये P2, ये P3, कुछ पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, और फिर फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं ग्राफ बिटवीन y एंड x। बोलो क्या रिकॉल कर लिया, याद आ रहा है कैसा आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ जी है सर। ना? दान को याद आ गया, अंशिका आपको आ गया बेटा याद? यस सर। ठीक है। अच्छा अब समझते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बताऊंगा मैं, और फिर इसका मीनिंग पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं पार्ट रब कर रहा हूँ। ये भी रब कर देता हूँ, चलो। पहली बात तो ये समझना कि dy का मतलब क्या होता है। dy होता है वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और dx का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज, अदरवाइज चेंज को हम कैसे बताते हैं, डेल्टा। जैसे डेल्टा ट्रायंगल बनाते हैं ना, डेल्टा वाई क्या चीज होती है, चेंज इन एक्स, चेंज इन सॉरी वाई, और डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है तो बोलो बोलो बोलो। अदनान समझ आ रही है? समझ गया सर। सोच रहा था, वो पढ़ रहा था एक बार। बात नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अब तुम्हें अच्छा ये मालूम है ना कि अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 और x2 - x1, क्या ये मालूम है? नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्लोप। नहीं समझ आया, हाँ अभी आपने जो बोला वो समझ नहीं आया। नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो ओके 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 ओके, देखो अगर मान लो, पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में जानो थोड़ा सा। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है मान, सही है। अब तुम्हें ये तो मालूम है ना, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसे ax + by + c को जब प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये मालूम है सबको? हाँ सर, लीनियर इक्वेशन। राइट। तो जब x की पावर 1 y की पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसे, और लीनियर को जब प्लॉट करते हैं वही x y पुट करके, है ना, कुछ पॉइंट निकाल के ज्वाइन करके, तो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक फॉर्म होती है लाइन की, वो होती है y = mx + c। m को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन,
क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। और सी को क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट समझ लो पहले। इस वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है बताता हूँ। मतलब हाँ, जैसे ये लाइन तुमने ऐसे बनाई, तो जहां ये वाई एक्सिस को कट करेगा, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं इसे? सी, यानी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये लाइन का फॉर्म है, बस थोड़ा जान लो थोड़ा बहुत, तो तभी आप लिंक कर पाओगे चीजों को। तो y इज द सॉरी सी इज द y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस को जहां कट करेगा, उस पॉइंट की दूरी जो ऑरिजिन से होती है, दैट इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। अगर ये लाइन नीचे से आ रही हो, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव। और ऊपर है तो क्या है? पॉजिटिव। और अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है, तो y इंटरसेप्ट क्या है? 0। इस बात को समझो। अगर ये प्लस वाई एक्सिस को लाइन कट करेगा, तो वाई इंटरसेप्ट इज समझ पॉजिटिव। गया सर। समझ गए ना? और नीचे से जाएगा तो नेगेटिव, और ऑरिजिन से पास करेगा तो 0। अंशिका ठीक है बेटा? यस सर। शायद बोलते रहो बेटा, यस नो कुछ बोलते रहो। अंशिका समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब बात करेंगे स्लोप की। तो स्लोप क्या चीज होती है? जैसे आप मुझे किसी भी लाइन में ना कुछ कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये पॉइंट है मान लो x1 y1, राइट? तो अगर मैं ये बना लूं ऐसा ट्रायंगल, और ये एंगल हो थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी ना, वो थीटा है। तो इसका जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ये कहलाता है एम। एम इज द स्लोप। अदरवाइज भी देखो, ये जो लेंथ है वो y2 माइनस y1 है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है? x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो क्या है? x2 माइनस x1, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? y2 माइनस y1। और टेन थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या बेटा क्लियर है? यानी अब याद कर लो कि ये लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उस एंगल का जो tan होता है, tan थीटा, टेंजेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है ना? दैट tan थीटा गिव्स द स्लोप ऑफ द लाइन। दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बेटा ये क्लियर है? नहीं सर, ये वाला पार्ट वापस समझा दिएगा। भाई मेरे देखो सुनो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो समझ गए? अब स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से जो ये लाइन एंगल बनाएगी, दैट एंगल का tan जो होता है ना, उसे कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। पहले से याद करो। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया? अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम्हें दो चार तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये लाइन है, ऐसे लाइन, तो ये एंगल है θ1, तो tan θ1 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसको मैं m1 बोल देता हूँ। कोई दूसरी लाइन है ऐसी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंगल क्या है? ये θ2, जो ऑब्ट्यूज एंगल है। इस बार क्या रखना? ऑब्ट्यूज। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan θ2। अगर कोई तीसरी लाइन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या है? 90। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर कोई एक्स एक्सिस का स्लोप पूछ ले, यानी लाइन जो यहाँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस ही है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। सर 0। राइट अंशिका? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल कितना है? 0 है ना? मेरी बात समझ में आ यस रही? सर 0। 0 है। और tan 0 जो होता है वो क्या होता है बेटा? 0। tan 0 क्या होता है? 0। हीरो। ठीक है जी? अच्छा, वाई एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है वाई के, तो एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रही है? 90। कोई लाइन वाई के पैरेलल है, ये देखो लाइन वाई के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, ये पैरेलल है, तो ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस से? 90। जल्दी जल्दी बोलो, यस यस बोलो भैया, यस नो यस नो यस नो बोलो। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? सर एकदम 90 90।
और 1090 कितना होता है? सर 1। नहीं बेटा, आपको टेबल याद नहीं हो रहे यार, 10th में था सब कुछ ये। 1090 होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। यस सर। जी ठीक सर। है जी, 1090 होता है नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो यानी जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या x के परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप क्या होता है? 0, बिकॉज tan 0 इज 0, tan 0 इज 0। और ये, और तुम्हें ये भी थोड़ा मालूम होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0-90 के बीच में होता है, तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, यस सर। है ना। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसे ये वाला केस है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, तो इस केस में tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो ये होता है नेगेटिव। हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0-90 के बीच में, 90 के बीच में tan इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले स्लोप पहचानो Yes, कि sir. स्लोप क्या होता है ना। तो जो भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, उसका जो tan थीटा होगा वो हमें क्या देगा? स्लोप ऑफ द लाइन। डन? क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम समझ गए, जैसे पहली वाली लाइन है ये वाली, इसका स्लोप बताओ, बताओ बेटा कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? थीटा 1 वाला स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, थीटा 1 एक्यूट है, थीटा 1 एक्यूट है, तो इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। थीटा 2 वाला स्लोप क्या होगा? थीटा 2 कैसा एंगल है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, क्या? एंड ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 और 180 के बीच वाला एंगल ना, और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया यानी, है ना। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो स्लोप इज नेगेटिव। जी। ओके, अच्छा, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस, वो क्या होगा? 0, तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप क्या होगा? 0। एक सेकेंड सर। tan जो 9। वाई tan 90 आ गया ना, तो tan 90 कितना होता है? सर इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। जी सॉरी। तो tan, हाँ, तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी कह दो या फिर नॉट डिफाइंड कह दो, ठीक है नहीं। तो स्लोप का पहले मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जो भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से, उसका जो tan थीटा होगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल। एकदम क्लियर है? जी सर। अब जरा इस लाइन, इस वाले डायग्राम को देखो। अब तुम्हें ये भी याद होगा कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। यू नो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कि नहीं? हाँ सर। है ना, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना 10th वाली? जी सर। जी। हाँ हाँ हाँ। तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? जो एंगल अगर थीटा हो तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये होता है हाइपोट, है ना, ये आपको मालूम है, एंगल के हाँ सर। सामने वाले जो, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये y2 माइनस y1 है। y2 क्या चाहिए? मैं डायग्राम द्वारा बनाता हूँ जिससे आप ज्यादा अच्छा समझ जाए। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं, देखो, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया P2 और ये बनाया P1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो x2 क्या चीज होती है? x2 होता है ये डिस्टेंस, और y2 क्या होता है? y2 होता है ये डिस्टेंस। यही होता है भाई, देखो ध्यान से। हाँ सर। जब x2 और y2 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो x2 का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे, वो होता है x2 कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द y एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये होता है y2। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब P1 के कोऑर्डिनेट्स है, मान लो x1, y1, है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस क्या आ गया? x1, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस क्या आ गया? y1। क्या ये क्लियर है? यस सर।
अब इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट करता हूं ऐसे। तो देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो y2 था, और ये डिस्टेंस है y1 यहां तक। तो इसका मतलब ये हो गया y2 माइनस y1 यहां से यहां तक। देखो क्या ये बात समझ में आई, y2 माइनस y1। हाँ सर समझ गया। और ये जो है ये वाली साइड, ये x2 माइनस x1 है यहाँ तक। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। आ गया। और अगर ये लाइन x एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ ऊपर सर। वाला भी थीटा होगा। जी। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1। जी सर। तो एक फॉर्मूला मुझे मिल गया स्लोप का, कि अगर कोई दो पॉइंट पता हो लाइन पे, कोई भी दो पॉइंट, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला किसी एक पॉइंट को तुम 1 कह दो, किसी को 2 कह दो, दैट डजंट मैटर। अगर आपको P2 को 1 कहना है, यू कैन से दैट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एक मेरा P1 है, एक मेरा P2 है, ठीक है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन गेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप, यानी स्लोप आई कैन फाइंड इफ आई नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्या ये क्लियर बेटा? जी सर। अंशिका क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है ना, स्लोप हमें पता लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब बहुत बेसिक है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो m है वो क्या है, स्लोप, जो या तो tan थीटा से निकालते हैं या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से निकालते हैं। ओके, और ये y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y भी कह सकता हूँ, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और इसे डेल्टा x भी कह सकता हूँ, चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है जी बेटा। और C है y इंटरसेप्ट, और ये तुम्हें क्लियर एकदम 100% है कि इसका मतलब क्या होता है ना। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया और ये कोई भी मैंने लाइन बनाई, तो तुम्हें पता है कि इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये जो थीटा है इसका tan थीटा स्लोप होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से देखना, कि जो dy बाई dx होता है, dy बाई dx, वो डिफाइंड होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, है ना, और डेल्टा y क्या, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। और लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये x2 अगर x1 के बहुत ही पास आ जाएगा, x1 था ना एक और दूसरा x2 था, तो x1 if comes very very close to x1, then this delta x will approach to 0. The change in the x coordinate is approaching to 0, is not exactly 0, because x2 x1 नहीं है, x2 अलग है, x1 अलग है, बट दोनों बहुत ही पास पास है, they are approaching each other, they are very close to each other. तो dy by dx बन जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 dy by dx। इसका मतलब क्या हुआ कि dy by dx अगर हमने फाइंड कर लिया, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो ये मैं लिख रहा हूं, dy by dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब ये टेंजेंट tan थीटा वाला टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट क्या है, वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है ना। सर्कल में सुना होगा आपने टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एट एनी, या कर्व एक्चुअली टचेज द कर्व एट एन सिंगल पॉइंट। ठीक है जी, जी क्लियर है? जी। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज आ गई, एक ये कि dy by dx फाइंड कैसे करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, और दूसरा dy by dx देता क्या है, वो क्या देता है, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि स्लोप भी क्या होता है ना, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है आफ्टर ऑल। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो अब हमें शायद क्लियर है ना। स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाएगी उसका tan थीटा निकाल लेंगे, या उस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से उसका स्लोप निकाल लेंगे। ये दोनों चीजें तो क्लियर है ना। अब बात आती है कि भाई डिफरेंशिएट करते कैसे, है ना। तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे y है मान लो x की पावर 5, तो चल जनरल फॉर्मूला बोलता हूँ, n है मान लो, n कुछ भी नंबर है, ठीक है ना।
तो dy बाय dx हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, यानी n आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे y है मान लो x का पावर 5, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी अदनान, हाँ सर। अंशिका, क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, तो जैसे x की पावर 5 है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, राइट। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करें कि y अगर x की पावर -2 है तो dy बाय dx क्या होगा, इसे निकालें। ओके सर -2x की पावर -3। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो dy बाय dx हो जाएगा -2 तो आगे आ गया और x -2 फिर -1 कर देंगे, तो यानी -2x की पावर -3। परफेक्ट है, सही। अदनान आपका भी आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए जी बहुत ही बढ़िया। तो ये आप सीख गए कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। और एक मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो y है चलो 5x² है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? तो 5 ना मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो 5 तो एज इट इज रह जाएगा और x² को क्या कर देंगे 2x। तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 10x। ठीक है बेटा, अगर ऐसा कुछ हो तो क्या आ जाएगा 10x। समझ गया सर। एकदम बहुत बढ़िया। और यहां हम जान लें कि अगर y मान लो 5x² प्लस 3x प्लस 1 आता है, यानी पहले ये समझे कि किसी कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है ना, ये भी जान लें। चलो पहले मैं वही बता दूं कि y अगर मान लो कोई कांस्टेंट है, क्या है, मान लो 5 है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 तो 1 ही होता है, क्यों भाई? और 5 इंटू 1 तो 5 होगा ही, तो यानी केवल 5 अगर हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5x की पावर 0। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? हेलो अदनान? हाँ सर। नहीं? जी लिख सकते हैं। और अंशिका? यस सर। भाई केवल 5 लिखा हुआ था, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 इंटू 1 तो 5 ही होता है कि नहीं? और 1 क्या होता है, एक्स की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, क्या क्या इसमें क्या इशू है, लिख ही सकते हैं। बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 ही तो आता है, तो अगर जी x है सर। तो उसकी पावर 0 होगी तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 5 को केवल मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं। नहीं सर। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो 5 तो खैर 5 ही रहेगा, पर x की पावर 0 का क्या होगा, 0 आगे आ जाएगा और ये 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो भाई 0 तो आएगा ही कि नहीं आएगा? हाँ सर। अगर 2-3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, बीच में बेचारा एक 0 आ जाए तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कुछ 0 तो हो ही जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 आता है। और वैसे भी डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, पर मुझे लगता है हम अगली क्लास में जाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन मैं dy बाय dx का मतलब बता दूं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो y अगर कांस्टेंट है, मान लो 5 है, इसका मतलब क्या है, y तो हमेशा 5 है, चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, y तो 5 ही है ना। तो इसका मतलब y में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 0, यानी x में आप जो मर्जी चेंज करते रहो y में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि y तो भाई कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि y अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, बिकॉज dy बाय dx का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ y
with respect to x. And since y is constant, it is not going to have any change with the change in x. So dy by dx is 0. क्या ये clear बेटा? जी सर। चलिए, तो आज हमने डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया लिया, राइट? अब मैं वो मिनिमम डिस्टेंस वाला ही प्रॉब्लम करनी थी मैंने, और फिर कैलकुलस के बिना तो हो नहीं पाती। तो चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको फिर मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और फिर हम वो प्रॉब्लम भी करेंगे, राइट? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट।